Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss prelim booster series of 2024 of lecture second because इससे पहले मैंने lecture 1 लिया है एंड जिन लोगों ने देख लिया है तो प्लीज आप बताइए कि आपको कैसा लगा एंड दोज हु हैवंट सीन तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं लेक्चर 1 एंड प्लीज आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द prelims 2024 and I have covered all the important articles which came in प्रीलिम्स है और जहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स है अगर उनसे रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है, आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट और मैं डिक्टेट करवाती रहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एंड आई विल ऑल्सो इंक्लूड द ये जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट एंड मैं आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड ये जो 5 क्वेश्चन मैं डेली दूंगी तो वो आप सॉल्व करेंगे एंड उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे एंड मैं नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर तो आप जाके जो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। Ministry of Mines publishes a draft rule for offshore mineral block auction for public consultation and ये भी जो है ये जो ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 2002 में बना था उसको अमेंड करके 23 में अमेंड किया गया है और ये जो एक्ट है और इसकी जो मिनिस्ट्री है इसने 2 ड्राफ्ट रूल लाई है और इसमें जो चेंजेस लाया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। और ये जो चेंजेस क्या है, एक तो ऑफशोर एरियाज मिनरल ऑक्शन रूल, तो अभी इसमें ऑक्शन ऐड कर दिया गया है एंड इसका पर्पस क्या है, ये प्रोविजन जो लाया गया है उसका ऑक्शनिंग का, तो इससे क्या होगा कि पहले जो था जो टेंडर फाइल करते थे जो बड़ी बड़ी कंपनी और जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये माइनिंग का लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि ऑक्शनिंग कर दिया है। तो ऑक्शनिंग से क्या होगा कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो टेंडर उसी को मिलेगा, तो इससे क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका ज्यादा इनकम होगा। तो ये एक लाया गया है एंड द सेकेंड वन इज ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स है। तो ये जो ऑफशोर एरिया के लिए है ना रूल लाया गया है कि वो कैसे एक्सप्लोर करे इस नॉर्म्स को और ये जो मिनरल एंड डिपॉजिट्स है उसको। तो लेट्स अभी हम लोग देखते हैं इसको फर्दर डिटेल में कि ये जो एक्ट है उसका डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज का कि क्या पर्पस क्या है इसका और ये कहाँ पे एक्ट किया जाएगा, जैसे टेरिटोरियल वाटर्स में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंड मेरीटाइम जोन ऑफ इंडिया, और वहां पे इस जो माइंस का जो रेगुलेशन है इस जगह पे फुलफिल किया जाएगा। और इस अमेंडमेंट में ये जो 2023 अमेंडमेंट एक्ट है तो और भी चीजें इसमें ऐड की गई है। सो लेट्स सी, ये इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिशनरी ऑक्शन प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसपेरेंट है तो ये पता लग जाएगा जब ये ऑक्शन होगा तो हमें पता रहेगा ये किसको मिला है ये टेंडर, और ये ऑक्शन करने का मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये नॉन डिस्क्रिशनरी रहेगा कि जो जितना ज्यादा पैसा भरेगा ये जो टेंडर है उसी को मिलेगा ऑफशोर एरियाज में। और एक ये ट्रस्ट भी डेवलप किया गया है और वो क्या काम करेगी, ये प्रमोट करेगी और इंक्रीज करेगी एक्सप्लोरेशन करने का, और ताकि जब कोई ये डिजास्टर का सिचुएशन आता है तो ये हेल्प करेगी। एंड देन जब ये ट्रस्ट बना और जब किसी को ये टेंडर मिलेगा तो वो कब तक वैलिड होगा, 50 इयर्स के लिए, ताकि इससे जो डिस्क्रिशनरी जो रिन्यूअल है वो हट जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर टेंडर मिल गया और बीच में अगर कोई ज्यादा घूस दे करके या ज्यादा पैसा दे करके तो अदर कंपनीज को वो दे दी जाती थी, लेकिन अभी क्या होगा कि एक तो ऑक्शन किया जाएगा एंड देन ऑक्शन के बाद अगर किसी कंपनी को वो टेंडर मिल जाता है तो 50 इयर्स के लिए वैलिड है, मतलब बीच में किसी अदर कंपनी को नहीं दे सकते हैं। तो ये भी हो गया। एंड देखते हैं ये जो इंडियाज मैरीटाइम जोन है मिनरल रिसोर्सेज का तो वो कैसे बटा हुआ है। ये जो लाइम मड है
विद इन ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, तो वो गुजरात एंड महाराष्ट्र कोस्ट में है। और ये कंस्ट्रक्शन ग्रेड जो है सेंड ऑफ ये केरला कोस्ट में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड हेवी मिनरल प्लेसर वो कहाँ पे है, इनर शेल्फ एंड मिड शेल्फ ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और ये जो कोस्ट की बात की जा रही है तो ज्यादा इम्फेसाइज करेंगे जितने भी कोस्टल स्टेट है उसी पे। और ये जो फॉस्फोराइट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ईस्टर्न और वेस्टर्न का, तो ये वहां पे ये जो फॉस्फोराइट है वो पाया जाता है। और पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज, तो यहाँ पे ये जो नोड्यूल है एंड क्रस्ट है वो अंडमान सी एंड लक्षद्वीप सी वहां पे पाया जाता है। अब देखते हैं ये मेरी टाइम जोन है ना कैसे बटा हुआ है। तो ये जो इंटरनल है और यहाँ का जो जोन है ये पहले भी प्रीलिम से पूछा जा चुका है, और वो मैप के बेसिस पे ए बी सी करके कि कौन सा आता है। तो ये आपको याद रखना है एसएसआर, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और उसके बाद कॉन्टिनेंटल रीजन, तो ऐसे करके। एंड देन ये जो 12 नॉटिकल माइन, तो 12 नॉटिकल माइन और यहाँ से ये जितने भी जो शिप वाले लोग हैं जो नॉर्मल जो फिशरी वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो वहां पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो 24 नॉटिकल माइन है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है 200, तो यहाँ भी जितने भी कोस्ट गार्ड हैं और जो नेवी के लोग हैं वहां ये उनको अलाउ है कि वो यहाँ पे ही रहते हैं। बाकी जो नॉर्मल पीपल को ये इससे जो इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जाना अलाउ नहीं है, अदरवाइज वो दूसरे के रेंज में चले जाएंगे। और जैसे कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि बहुत टाइम ये क्या होता है कि जो तमिलनाडु के कितने जो फिशर्स हैं जो फिशिंग करते हैं, तो वो बहुत बार जो श्रीलंका के एरिया में चले जाते हैं और श्रीलंका क्या करता है उनको कैप्चर कर लेता है और वो जेल में रख देता है। तो ये इशू बहुत लंबा चल रहा है क्योंकि जब वो लोग बोटिंग से जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि कब उन्होंने रेंज क्रॉस कर दिया है। और अभी जो न्यूज में है कि जो सडन अटैक हो गया था ड्रोन पे, जो वेसल्स पे, जो यूएसए का वेसल था, तो उस वो कहाँ पे हुआ था, ये सडन जो ड्रोन से अटैक हो गया था और ये बोला जा रहा है कि ये ईरान ने करवाया है। तो वो कहाँ पे हुआ है, ये अरेबियन सी में। और वो कितनी दूरी पे था इंडियन ओशन से, 217 नॉटिकल माइल्स। तो इसीलिए ये ज्यादा न्यूज में है अभी। ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। रशिया एंड यूएसए एग्री टू कंटिन्यू ज्वाइंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और वो लोग है ना ये ज्वाइंट ये मिलके ये स्पेस स्टेशन लगाएंगे। और कब तक, ये 2025 तक। अब हम लोग देखते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। ये एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है अराउंड द अर्थ, और ये होम होगा कि जितने भी क्रू है एस्ट्रोनॉट एंड ये जो कॉस्मोनॉट्स वो वहां पे रहेंगे। और जो यूरोपियन की जो कंट्रीज है, तो ये जितने भी हैं जैसे यहाँ का इसरो है उसी तरह अदर कंट्रीज का भी ईएसए जो यूरोपियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद नासा जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, जैक्सा जो जापान को रिप्रेजेंट करता है, सीएसए जो कनाडा को, रॉसकॉस्मोस रशिया को। और ये जो की पार्टनर रहेगा इस ये जो स्पेस स्टेशन बन रहा है उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि किसका स्पेस सेंटर है ये, जैसे इंडिया का इसरो हुआ और ये बाकी कंट्रीज का है। और उसी तरह ये प्रीलिम्स के में इस बार क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स 2023 में कि ये जो जीपीएस किस कंट्री के पास है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था और इसका आंसर था जापान, कि जापान के पास खुद का जीपीएस है। और यही था कि और मैं कल से ये जो 5 क्वेश्चन है वो इंक्लूड करूंगी इस प्रीलिम बूस्टर में, एंड आई विल डिस्कस फ्रॉम एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2023। तो वहां से जो 5 क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगी। और जब तक ये चलता रहेगा, कब तक कि ये जब तक प्रीलिम्स के टाइम तक चलता रहेगा तब तक हमारा बहुत सारा जो पीवाईक्यू है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम से रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल रिपीट भी होते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे।
एंड देखते हैं 1998 में जो स्पेस सेंटर है वो फर्स्ट मॉड्यूल का नाम रखा गया था गुजारिया, जो अब इसको चेंज कर दिया गया है सनराइज से। इसका की फीचर्स क्या है कि इसका वेट कितना होगा 400 टन्स, और ये कवर करेगा कितना एरिया, जितना ये जो फुटबॉल का पिच होता है उतना ही बड़ा इसका एरिया होगा। और ये यहाँ पे क्या होगे, जैसे इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू बिल्ड द स्पेस स्टेशन ऑन द अर्थ एंड देन इट लॉन्च इनटू स्पेस इन वन गो। मतलब अर्थ पे स्पेस सेंटर बनाना तो मुश्किल है, इसीलिए ये स्पेस में बनाया जा रहा है। और ये जो स्पेस में ये पीस बाय पीस और ग्रेजुअली बिल्ड किया जाएगा वो ऑर्बिट में। और ये जो असेंबली जो रिक्वायर्ड है उसके लिए ये जो 40 मिशंस लगेंगे, और ये एक यूनिक साइंस लेबोरेटरी बनने जा रहा है। और ये जो है ऑर्बिट अर्थ, जो एवरेज इसका एल्टीट्यूड है 250 माइल्स इन एवरी 90 मिनट्स है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा एवरी 90 मिनट्स में, ये 250 माइल से है ना रोटेट करेगा। एंड दिस इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोवाइड करेगा माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत कम ये ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिट बनने जा रहा है अगर यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा रहा तो ये अर्थ अपने तरफ खींचेगी, और वो जितने भी वहाँ के जो क्रू मेंबर है और वो और जो स्पेस स्टेशन है तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसीलिए इसको माइक्रो ग्रेविटी में बनाया जा रहा है। एंड दिस विल हेल्प इन क्रिटिकल रिसर्च इन फ्लूइड्स कंबशन, life support system, radiation environment that could not be done anywhere else। अगर ये इसलिए वहां पे बनाया जा रहा है कि इन सारी चीजों में वो हेल्प करेगा, अगर अदर जगह पे ये स्पेस स्टेशन बनाया गया तो वो उतना हेल्प नहीं करेगा। और इसीलिए ये ह्यूमन के स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज्यादा हेल्प करेगा कि और हम जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा मेटल है, कौन सा मिनरल है, वहां पे इंसान और वहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं, और जो ह्यूमंस है वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। तो दीज थिंग्स विल हेल्प इन, और ये एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसने इशू किया है 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी को कि वो ये जो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड जो बढ़ रहा है ग्राउंड वाटर में उसको कम करे, और इसके जो अगेंस्ट में ये जो मेजर ले कि कैसे ये कम होगा। और ये जो मेजर फैक्टर है मिनरल कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर का, कि कैसे ये जो है ना ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा गंदा हो रहा है, और ये जो मिनरल्स है वो इतना बढ़ कैसे रहा है, तो उसको कैटेगराइज किया गया है। ये जो एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी होती है, जैसे ह्यूमन जो है ना वो फैलाता है। तो जैसे कि ये इंडस्ट्रीज हो गया, सीवेज हो गया, वेस्ट लैंडफिल्स हो गया, माइनिंग हो गया। तो ये इंडस्ट्री से कैसे फैलता है कि अगर यहाँ से जो भी मिनरल्स वाली चीजें निकल रही हैं और जितने केमिकल्स निकल रहा है, तो विदाउट फिल्टर ये लोग है ना सीवेज से बहा देते हैं नदी में। तो उससे क्या होता है कि ये जो वाटर है वहां का, या फिर ये जो धरती के नीचे ये लोग बहा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो रहा है। एंड ये जो सीवेज है ये वेस्ट लैंडफिल है, एंड वेस्ट लैंडफिल में क्या होता है कि जितने भी कचरा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, जमीन को ऐसे खोद करके वहां पे सारे कचरे को स्प्रेड कर देते हैं। देन आफ्टर ये लोग जो है फिर ऐसे ही जमीन को और सॉइल से ढक देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये और ज्यादा नीचे डेप्थ में जाता है, और जो ग्राउंड वाटर है यहाँ पे ये उसको कंटामिनेट करता है। अब देखते हैं जियोजेनिक जो नेचुरल कॉजेज है, जैसे रॉक वाटर इंटरेक्शन, कि ये जो रॉक है तो और नीचे जो है ना ये पानी जाती है, या फिर जो रेन वाटर होता है तो उससे उनके साथ ये मिल करके ये जो कचरा है एंड जो अदर जो केमिकल्स है हैजार्डस है, तो ये सारी है ना ये अंदर चले जाते हैं, और रॉक्स को वो ब्रेक करते हुए वो अंदर ये जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट करते हैं। और ये कंसर्न की बात क्यों है, क्योंकि ये जो प्रेजेंस मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, और ये जितना मात्रा में होना चाहिए ये उससे ज्यादा पाया जा रहा है, और उसकी वजह से क्या है, ये जो हेल्थ है वो हैजार्ड हो सकता है, और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या
दिक्कत आ सकती है। जैसे अगर नाइट्रेट बढ़ गया तो ये जो ये जो मिथेमोग्लोबिन एनीमिया, तो उसकी वजह से ये जो मीथेन ग्लोबिन एनीमिया है वो होगा। और इसको और क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम। और वो डिक्रीज कर देता है एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। अगर अगर ऑक्सीजन है ना, वो अगर ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो फिर ये जो पूरा जो बॉडी है वो ब्लू हो जाता है। और उसी को ये जो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, जब ये नाइट्रेट है ना वाटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब। और उसके बाद ये जो आर्सेनिक है ये क्या करता है, कैंसर कॉज करता है ब्लैडर में, किडनी में, लंग में। और ये डिजीज करता है ब्लड वेसल में। और उसके कारण जो लेग एंड फीट ये बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। फिर फ्लोराइड, और वो कॉज करता है ये जो डेंटल फ्लोरोसिस है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, अर्थराइटिस, बोन डैमेज, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इससे क्या होता है, ये जो मसूड़े हैं दांत के वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। एंड जो बोन्स है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो अर्थराइटिस, गठिया वगैरह होता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें क्या होता है कि ये जो हड्डी है वो उसमें जो जो हम लोग चलते हैं या बोन का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट जो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, तो जो चलने फिरने में या फिर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एंड हाई आयरन, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये डायबिटीज होता है। और ये जो हीमोक्रोमेटोसिस वो भी होता है, जिसकी वजह से ये डैमेज करता है लीवर को, पेनक्रियाज को एंड हार्ट को। तो इसी की वजह से अगर हाई आयरन रहा तो ये जो हार्ट अटैक होता है और उसके बाद हार्ट चोक या हार्ट स्ट्रोक, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और उसी के रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव क्या लिया गया है, ये जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना कि कितना ज्यादा उसका टीडीएस है, और ये देखना कि वो पीने लायक है या नहीं है। एंड ये जो किससे के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में भी आया है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, एंड ये 2023 में भी आया है। तो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट। एंड ये आपको मिल जाएगा, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से जा करके, तो वहां पे और आप इस पे ज्यादा गौर करेंगे क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फॉर अकरेंस ऑफ कंटामिनेंट सच एज आयरन, सैलिनिटी एंड नाइट्रेट बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है। तो ये जो है ना बार बार चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सैलिनिटी बहुत बढ़ रहा है एंड नाइट्रेट बहुत बढ़ रहा है। जैसे कि सैलिनिटी की अगर बात करें और आयरन की, तो ये जितने भी दिल्ली वाली रीजन है और एनसीआर वाली रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। एंड स्पेशली जो नोएडा वाली रीजन है वहां का पानी बहुत ज्यादा गंदा है। और वहां का जो टीडीएस है वो ऑलमोस्ट जो बोलते हैं कि पीने का पानी जो है वो 25 से 90 होना चाहिए, और उसी को एंड मोर और लेस ये 100 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नोएडा का पानी है वहां पे 900 और 1200 टीडीएस है वहां का, जो कि बहुत ज्यादा हैजार्डस है। अब देखते हैं ये जो जल जीवन मिशन है जो प्रोवाइड करता है ये पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई और प्रिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री, कि वो, और ये कब तक है, ये 2024 तक के लिए ये मिशन लिया गया है। तो इसमें क्या है कि सब लोग को पानी मिलना चाहिए, और जो पोर्टेबल टैप वाटर की नल वहां पे लगाई जाएगी और ताकि सबको पानी की सुविधा मिल सके। और ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में लाया गया था, एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो तब लाया गया था। एंड देखते हैं ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट है, कि ये जो कहाँ पे कौन सा ये जो मिनरल है कहाँ ज्यादा पाया जाता है। जैसे ये नाइट्रेट है, वो हाई नाइट्रेट कंसंट्रेशन हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशन से। जितने भी हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वहां पे तो नाइट्रेट पाया ही जाता है। एंड ये आर्सेनिक कहाँ ज्यादा पाया जाता है, जैसे बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में एंड आसाम में। और ये फ्लोराइड कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका। एंड ये आयरन कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जेएनके एंड झारखंड।
तो ये सारी जगह, तो आप ये 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज़ इट विल बी हेल्पफुल इन ज्योग्राफी आल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी अगर पूछ लेते हैं, एंड ये एनवायरनमेंट में भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये जो उसमें भी पूछ लिया जाता है। और ये जब हम लोग ये कंटामिनेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आती हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। India and Russia signed protocol on consultations for the next 4 years, 2024 से लेकर के 28 तक। तो इसमें देखते हैं इन्होंने ये जो प्रोटोकॉल है और कि ये प्रोग्रेस हो किस में, मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, ईटीसी, इसीलिए इन्होंने ये जो प्रोटोकॉल साइन किया है। अब ये इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा है और ये हम लोग देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, मेंस के लिए भी, कि वहां पे अगर आपको लिखना हो, अगर इंडिया और रशिया का रिलेशन आ जाता है तो पॉलिटिकल क्या है रिलेशन, इकोनॉमिक क्या है रिलेशन, वो आप लिख सकते हैं, एंड ये जो अदर टेक्नोलॉजिकल क्या है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर अगर सोशली कि वहां पे ब्रदरहुड है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो पॉलिटिकल क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो इलिवेट किया गया है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कब ये स्टार्ट हुआ था, 2010 में। और डिफेंस का देखें तो कि रशिया जो है इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है, अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ टोटल डिफेंस इंपोर्ट, कि वहीं से हम लोग ये सारा 45% है ना डिफेंस की सारी चीजें लेते हैं। और ये जो कॉपरेशन है वो गाइड किया गया है एग्रीमेंट ऑन द प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2021 से, और कब तक चलेगा, 31 तक, मतलब एक डिकेड तक। और ये जो इनॉग्रल डायलॉग है, 2+2 डायलॉग, जो चेयर किया जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, जो हेल्ड किया गया है दिसंबर 21, और लाइसेंस किया गया है प्रोडक्शन में, जैसे ये T-20 टैंक लिया गया है, और ये सुखोई है 30 MK1 एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद मिग है 29 के एयरक्राफ्ट, फिर कामोव है 31, ईटीसी आर मेजर ऑन गोइंग बायलेटरल प्रोजेक्ट है जो अभी लेना है। और मिलिट्री कोलेबोरेशन भी होता है, जैसे वहां की जो शिफ्ट करती हैं फ्रॉम ए बायर टू सेलर डायनामिक, और ये ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन एंड प्रोडक्शन का भी काम करती हैं। जैसे कि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो एस्टेब्लिश किया गया है, ये जो इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और प्रोडक्शन है AK-203 राइफल्स एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और ये जो ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मपुत्रा, और वहां का जो ये फेमस है, जो वहां की जो रिवर है, उन दोनों का नाम मिला करके बनाया गया है, इंडिया एंड रशिया के जो रिवर का नाम मिला करके। एंड देखते हैं ये इंदिरा, ये जो ट्राई सर्विस बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो वो है। एंड देखते हैं इकोनॉमिक क्या है, कि बायलैटरल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो सरपास कर चुका है। पहले तो था कि ये $30 बिलियन था 2018 में, लेकिन अब इसको रिवाइज करके किया गया है, तो पता लगा कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन पहुंच जाएगा 2025 तक। तो हम लोग ये जो ट्रेड भी बहुत करते हैं, एंड ये टेक्नोलॉजिकल देखे तो कॉपरेशन करता है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये जो गगनयान मिशन है उसमें ये लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। और अभी जो मैंने प्रीलिम बूस्टर का सीरीज ये जो लेक्चर 1 लिया था, तो उसमें जो मैंने कुदानकुलम का बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है, तो वो आप लेक्चर जो है 1 आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कुदानकुलम का ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसको मैंने अच्छे से बताया है, और वो कितने फेज में हो रहा है, 3 फेज में, और ये जो है कंप्लीट होगा 2027 में। और इसमें कौन से मिनरल लगे हैं, यूरेनियम, तो ये सारा कुछ है ना, मैंने अच्छे से वहां पे बताया है, आप जा करके देख लीजिएगा। और अदर कंट्री, अदर जो एरियाज है वो कौन कौन सी चीज में, जैसे कॉपरेशन करता है ये जो मल्टीलैटरल फोरम है, ब्रिक्स, SCO और RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, UNSC, तो ये सारी चीजों में भी रशिया और इन्वॉल्व है। और ये जो ब्रिक है, और ये जो ब्रिक अभी जो नेक्स्ट ईयर जो समिट होने वाला है, तो उसको रशिया ही चेयर करेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
कि वहां पे रशिया चेयर करेगा। अब देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बीआरआई है, वो रिलीज किया है 2023 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, और उसको डी सिप भी बोलते हैं। तो ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो दियर साइज, क्रॉस jurisdictional activities, complexity and lack of substitute and interconnection, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है और ये निकाला गया है। और इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है ना वो बहुत ज्यादा ही बड़ा और अभी फेल हो रही है, बैंक इज टू बिग टू फेल। तो इसीलिए इसका सर्वे किया जाता है, और ये डीएसबी फेल है, देयर वुड बी ए सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू द इसेंशियल सर्विस और बैंकिंग सिस्टम एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये बोला जा रहा है कि अच्छे से इसका जो सिग्निफिकेंट जो इसेंशियल सर्विस होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम का, वो नहीं हो पा रहा है। उसी वजह से ये बोला जा रहा है कि ये फेल कर रहा है। और इसका जो डिक्लेरेशन है और रेगुलेशन है डीसिप का, वो कैसे ये किस पे बेस्ड है? तो ये जो डीसिप है उसका फ्रेमवर्क कहाँ से लिया गया है? आरबीआई का। और वो रिलीज कब किया गया था? 2014 में। और ये किस पे बेस्ड है? ये जो बैसल कमिटी है बैंकिंग सुपरविजन से पे, उस पे, और ये जो डील करता है डीसिप को। और ये बैंक है प्लेस्ड इन 5 बकेट्स। तो एज पर द लेटेस्ट जो लिस्ट आया है, तो डीसिप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 4 बकेट में है, एचडीएफसी बैंक जो 2 बकेट में है, एंड आईसीआईसीआई ये जो बैंक है वो बकेट 1 है। तो इस पे बांटा गया है। एंड ये जो डी सिब है वो मेंटेन करता है जो एडिशनल कॉमन इक्विटी है टायर 1, उसको मेंटेन करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो परसेंटेज लेता है रिस्क वेटेड एसेट्स का। और ये रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है? ये जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो अगर कोई लोन लेकर के और विलफुल डिफॉल्टर होता है, जो खुद की मर्जी से अगर वो कैपेबल है कि वो लोन सधा सकता है लेकिन फिर भी वो लोन नहीं सधाते हैं, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। और अगर जो 90 डेज से अगर कोई लोन लेता है, अगर उसने 90 डेज तक ना ही लोन भरा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, तो ना ही इंटरेस्ट भरा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट है जो 90 डेज तक, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और ये वैसे वाले जो एसेट है ना, उसको ये मेजर करता है। अब देखते हैं ये जो बकेट 1 है वो क्या मेंटेन करता है? वो लोएस्ट ये जो सीईटी टायर 1 है, तो उसको मेंटेन करता है कि 0.20% जो उसको। एंड ये बकेट 5 है, वो मेंटेन करता है सीईटी 1%। और ये जो जितने भी फॉरेन बैंक है, उनके जो ब्रांचेस है, जो प्रेजेंस इन इंडिया जो इंडिया में है, तो उसको जो ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उसको जी सिब वो मेंटेन करती है। और ये भी मेंटेन करती है कि एडिशनल सीईटी 1 है, और ये जो कैपिटल सरचार्ज है उसको। एंड ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वो रिलीज करता है जी सिप। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये जो की टर्म है वो उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इट माइट बी लेंदी और बोरिंग, बट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके जितने भी ये जो डी सिप हो गया, फिर एनबीएफसी हो गया, फिर उसके बाद ये रिस्क वेटेड हो गया, फिर उसके बाद एनबी और ये एनपीए हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। और वही है ना, वो ट्रिकी बना देते हैं ऑप्शंस में। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आरबीआई रिलीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2023। तो इसमें देखते हैं, ये बाइनवल रिपोर्ट है, ये 2 बार निकलता है। एंड ये बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो है ना, ये एफएसडीसी का ये सब कमिटी है। और ये जो एफएसआर है वो किस चीज पे हाईलाइट करता है? ये रेजिलियंस देखता है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, और कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, कि ये जो रिस्क वेटेड जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, रिस्क वेटेड एसेट्स को, कि उसके कैपिटल में इन्हांसमेंट कैसे लाया जाए, कि कैसे ये जो रिस्क वेटेड है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो, और ये जो जितने भी कैपिटल है वो सुरक्षित रहे और हम उनको जो लोन वापस कर सके। तो ये सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है।
और ये जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है रेशियो इज ऑन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो अभी लेक्चर 1 में मैंने बताया है कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इस बार पूरे डिकेड का अगर देखा जाए तो वो कम आया है, और उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया है कि, और जो भी असेसमेंट है वो भी डिस्कस किया है मैंने, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और आप उसके बाद इसको पढ़ेंगे और तो वो बहुत कनेक्टिंग लगेगा। और जैसे आप इसको रोज फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है ना, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और कुछ आर्टिकल जो है रिपीटेड भी होंगे, और जो कंसेप्ट है वो भी है ना ओवरलैप करेगा, तो वो जो कंसेप्ट एंड बेस वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये जो क्रेडिट ग्रोथ है और ये जो पोस्ट पेंडेमिक का जो पीरियड है, जो आफ्टर कोरोना, तो वो एक्सेलरेट किया है। एंड देखते हैं हम लोग थोड़ा ये एनबीएफसी पे। तो एनबीएफसी ये रजिस्टर्ड किसके रिगार्डिंग होता है? ये कंपनीज एक्ट 1956 है, उससे ये रजिस्टर्ड होता है। और ये इंगेज है किसमें? ये बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ये लोन देने का काम करता है और एडवांस देने का काम करता है। और इसका एक्विजिशन किसमें है? शेयर में, स्टॉक में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में। और डज नॉट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, और ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है विद प्रिंसिपल बिजनेस एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये जो है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो उनके साथ ये काम नहीं करता है मिलके। ट्रेडिंग एंड परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो उसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है। अब देखते हैं ये रेगुलेट किससे होता है। प्राइमरली ये जो एनबीएफसी है वो रेगुलेट किया जाता है एंड गवर्न किया जाता है आरबीआई के द्वारा, लेकिन जो कुछ जो एनबीएफसी है वो रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा एंड आईआरडीएआई उसके द्वारा, तो उसका भी क्राइटेरिया है। और ये जो एनबीएफसी एक्टिविटीज है akin to that of बैंक, और देयर आर ए फ्यू डिफरेंसेस लाइक एनबीएफसी। और ये एनबीएफसी जो है ना वर्क करता है बैंक की तरह, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है वो हम लोग देखते हैं कि कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये प्रीलिम्स के 2019 में क्वेश्चन आ भी चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड आप लोग भी इसको देखिएगा, बिकॉज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, और वहां पे ये जो है ये सारी चीजें जो एनबीएफसी है वो बैंक की तरह ही करती है, लेकिन बैंक में क्या होता है कि आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा देना, फिर लोन लेना, ये सारा कुछ है ना, आप जस्ट लाइक कि बैंक के तरह ही ये एनबीएफसी काम करता है। और ये डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जैसे ये बैंक जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम करती है, उसी तरह ये जो पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ये नहीं करता है, एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, और चेक भी प्रोवाइड नहीं करता है। और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। जैसे बैंक में लोग डिपॉजिट करते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये सारी सुविधा एनबीएफसी में नहीं है टू डिपोजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। और ये सिग्निफिकेंस क्या है एनबीएफसी का कि ये बहुत की रोल प्ले करता है, और ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक एंड कस्टमर्स, स्पेशली इन एरियाज वेयर रिच ऑफ ट्रेडिशनल बैंक इज लिमिटेड। कि जहाँ पे बैंक नहीं खुल सकता है, या फिर बैंक के खुलने के लिए बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, तो वहां पे क्या है कि एनबीएफसी खुल जाता है। तो एनबीएफसी सेम ही वर्क करता है, लेकिन बस इसमें चेंजेस है कि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है। लेकिन ये जो गैप है कि अगर बैंक नहीं रहा तो लोग ये पैसा कहाँ से लेंगे, उधार कहाँ से लेंगे, तो वो काम एनबीएफसी करता है। अब देखते हैं ये जो एफएसडीसी है उसके बारे में कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज करता है मैकेनिज्म को कि मेंटेन रहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इन्हांस करता है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, और प्रमोट करता है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये सारे काम करता है ये। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एफएसडीसी की। जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगी एफएसडीसी की। और ये सेटअप कब किया गया था? 2010 में। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो न्योरा वैली है नेशनल पार्क, तो उसको हम लोग देखते हैं।
क्योंकि हर साल ये जो नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए हम लोग इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो न्योरा वैली नेशनल पार्क वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो देखा गया है न्योरा वैली नेशनल पार्क में। और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर और ये जो न्योरा वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और this has confirmed the presence of the big cat at an altitude of 10,509 feet above sea level। तो ये बोला गया है कि उतनी ऊंचाई पे भी ये बिग कैट रह सकती है क्योंकि वहां पे अभी इसको देखा गया है। और बिग कैट क्या होती है? ये जो लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, चीता है, तो ये सारी चीजों को बिग कैट बोलते हैं। एंड नेशनल पार्क के बारे में हम देखते हैं, तो ये कैचमेंट एरिया जो ये नोरा रिवर है वहां पे पाया जाता है एंड पार्ट ऑफ ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो ये हॉट स्पॉट का भी पार्ट है जो लोकेटेड है कहाँ पे? ये जो ईस्टर्न हिमालयाज वहां पे। और इसीलिए इसको डिक्लेयर्ड किया गया है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया क्योंकि वहां पे बर्ड्स भी बहुत पाई जाती हैं। और इसका लिंक किससे है? ये जो पंगोल लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिक्किम में पाया जाता है उससे, एंड ये जो तूरशा स्ट्रिक्ट रिजर्व है जो भूटान में पाया जाता है उससे। एंड ये फॉरेस्ट टाइप कौन सी है? ये सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की वहां पे ना बहुत ये चौड़े चौड़े लीव्स पाई जाती हैं। और लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट मिक्स्ड ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। तो रोडोडेंड्रॉन क्या होता है? जो पत्ते झड़ जाते हैं और वो रूट है ना वो ऊपर निकल के जो आते हैं। और ये जो रूट्स है वो जो पेड़ में भी ऐसे, ये जो पेड़ है तो उसके जो रूट्स है ना वो पेड़ से ही निकल के ऐसे लटका होता है, तो वो सारे जो पेड़ होते हैं ना उसको रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। एंड देखते हैं वहां पे ये जो रेड पांडा पाया जाता है, हिमालयन ताहर पाया जाता है, ये जो हिमालयन ब्लैक बियर वो पाया जाता है, ईटीसी। एंड देन देखते हैं हम लोग ये जो नियर इंफ्रारेड लाइट, और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसर्चर्स ने पाया है कि ये जो नियर इंफ्रारेड लाइट है वो रप्चर कर रहा है कैंसरस सेल को विथ हाई इफेक्टिवनेस। और ये जो नियर इंफ्रारेड है वो कहाँ देखा गया है? हाई इफेक्टिवनेस देन विजिबल रेज है। और ये जो विजिबल रेज होती हैं उससे ज्यादा इसका इफेक्टिवनेस है क्योंकि ये जो हायर पेनेट्रेटिव पावर है इसकी, ये ज्यादा पेनेट्रेट करता है। एंड ये जो रिसर्चर्स है उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि ये जो हाई पेनेट्रेटिव पावर है इसकी, तो वो डैमेज कर देगा वाइटल टिश्यू को भी। क्योंकि जैसे कोई कैंसरस सेल है तो उसके वजह से ये जो रेडियोथेरेपी लिया जाता है या फिर कीमोथेरेपी, तो उसमें जो रेज दी जाती है, तो ये जो अब बात की जा रही है कि इंफ्रारेड दिया जाएगा। तो इंफ्रारेड जब दिया जाएगा तो पहले जो रेडियो थेरेपी होती थी तो जहाँ पे कैंसरस सेल है ये वहीं पे मिलता था, लेकिन ये बोला जा रहा है कि इसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि कैंसरस सेल को तो डैमेज करेगा ही, लेकिन ये और ज्यादा पेनेट्रेट करके जो नॉर्मल सेल है, जो अच्छे सेल हैं, उनको भी डैमेज कर देगा। तो इसका खतरा है। अब देखते हैं ये जो नियर इंफ्रारेड रेज है तो उसके बारे में, ये पोर्शन ऑफ रेडिएशन दैट जस्ट बियॉन्ड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है उसी में से आता है ये जो विजिबल लाइट है जिसको हम लोग देख पाते हैं, और उसको बोलते हैं विबग्योर। तो ये जो विबग्योर है तो इसको हम लोग देख पाते हैं, बाकी जितने भी लाइट होती है वो हार्श होती है, तो वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। और रेफर्ड एज नियर इंफ्रारेड, तो उसी को बोला जा रहा है कि वो इंफ्रारेड भी आती है इसी सब में। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ये जो पार्ट है इंफ्रारेड लाइट का। और अदर एप्लीकेशन क्या है इसकी? कि यूज किया जाता है सैटेलाइट में कि ऑब्जर्व किया जाए वेजिटेशन एंड सॉइल कंपोजिशन, क्योंकि इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि ये विजिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है और ये पेनिट्रेट भी करता है ये लाइट। तो जब सैटेलाइट से वेजिटेशन देखना होगा, पेड़ पौधे देखना होगा या सॉइल के अंदर देखना होगा, तो वो इसी रेस से देखते हैं कि अंदर का सॉइल कैसा है, लूमी है या फिर अंदर में अभी चल क्या रहा है। तो इसीलिए, और ये जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसमें कंसिस्ट ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, गामा रेज
और ये अरेंज्ड इन रो टू हाई एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीजें जिसमें अभी हमने डिस्कस किया कि ये विजिबल लाइट जो होती है, जो प्योर हम उसी को देख पाते हैं, बाकी इसकी जो वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। एंड देन हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। एंड वी आर डिस्कसिंग दिस किलोनोवा एक्सप्लोजन। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये टीम ऑफ रिसर्चर्स ने ये डेवलप किया है मेथड ऑफ मॉडल, उसको बोल रहे हैं किलोनोवा एक्सप्लोजन। और ये जो किलोनोवा एक्सप्लोजन है तो ये एक ब्राइट ब्लास्ट है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कब होता है? जब टू न्यूट्रॉन स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ए स्टीलर मास जो ब्लैक होल कोलाइड करती हैं, जब आपस में ये टकराती हैं, तब ये जो स्पार्क डेवलप होता है उसी को बोल रहे हैं किलोनोवा एक्सप्लोजन। अब देखते हैं ये जो और ए न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्टार हैविंग ए मास मोर देन 1.44 टाइम्स दैट ऑफ सन। जब ये सन से भी इतना ज्यादा बड़ा होता है, जब जाके ये डेवलप होता है। और एज पर चंद्रशेखर लिमिट, जो लिमिट बनाई गई है उसके रिगार्डिंग ही ये पता चला है, ब्लोज इट ऑफ गैसियस एनवेलप इन ए सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और तब ये जो है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उसी को ये जो किलोनोवा ये एक्सप्लोजन बोला जा रहा है। और ये दे आर अमोंग द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट इन द कॉस्मोस, और ये कॉस्मोस से पता लगा है। एंड देखते हैं ये रेगुलेशन ऑफ ओटीटी, ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। तो उसके रिगार्डिंग क्या आया है न्यूज में? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी क्लेरिफाइड दैट ये जो ओटीटी है, मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है वो अमेंड किया गया है एंड कंसोलिडेट किया गया है, ये जो लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड नेटवर्क। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बात की जा रही थी कि जैसे बहुत सारी मूवीज बनती है या वेब सीरीज बनती है, तो जैसे जो नॉर्मल मूवीज बनती है तो उसमें सेंसर बोर्ड लगता है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स पे या फिर अदर जो प्लेटफॉर्म है उस पे जितने भी जो वेब सीरीज बन रही है या फिर जो भी मूवीज या डॉक्यूमेंट्री, तो उस पे सेंसर नहीं लग पा रहा है, तो वो कौन इसको हैंडल करेगा? तो इसीलिए न्यूज में था कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है वो उसको डील करेगा। लेकिन अभी बोला गया है कि ये जो मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो कम्युनिकेशन एंड आईटी जो है ना, इसको रेगुलेट नहीं करेगी। तो मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो एक्ट है डज नॉट ये एम्पावर ईदर गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर टू ब्रेक इनक्रिप्शन ऑफ मैसेज एक्सचेंज वाया ओटीटी प्लेटफॉर्म। और ये जो है बोला गया है कि ये जो गवर्नमेंट का और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो मैसेज है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जाएगा। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस है और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, रूल जो बनाया गया है 2021 में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो उसको गाइड कौन करेगा और रेगुलेट कौन करेगा? ये जो मिनिस्ट्री अभी बनाई गई है 2021 में वो करेगी। एंड नाउ हम देखते हैं आरओडी टीपी जो स्कीम आई है उसके उसके रिगार्डिंग कि अभी ये न्यूज में क्यों है और इसमें क्या आया है। अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने डिसाइड किया है एक्सटेंड बेनिफिट अंडर ये जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो उसके रिगार्डिंग है ना इस स्कीम को बढ़ाने का, कि कैसे ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्हांसमेंट हो। और मेजरली वर्क कर रहा है ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे, कि कैसे इस पे ड्यूटी बढ़ाई जाए और ये जो टैक्स बढ़ाया जाए जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी जो आत्मनिर्भर भारत है तो वो बताया जा रहा है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है तो इसे इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये इंपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं, कि उसके लिए है ना इतना ज्यादा उस पे कस्टम ड्यूटी लगा देना कि बैन है ना वो बैन हो जाए। और उसके बाद कि ये खुद को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, खुद सेल्फ रेजिलियंट बनना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो और उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, और इंपोर्ट कम से कम हो।
तो यही है कि नाउ इट विल आल्सो कवर सेक्टर्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, लेदर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, क्योंकि अब इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है। और स्पेशली ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में था कि अभी जो गुजरात के सूरत में, तो वहां पे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ये अभी डायमंड बोर्स बना है। तो ये जो डायमंड बोर्स बना है, तो उससे क्या होगा कि ये जो डायमंड का जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो ये जो प्रोडक्शन है और जो इसका जो काम है वो और ज्यादा इन्हांस होगा। और ये भी बोला गया था कि जो पहले वहाँ के जो कारीगर लोग हैं, जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन और उससे पहले भी, जो कोविड के टाइम से और उससे पहले भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, तो जितने भी कारीगर थे वो सुसाइड कर रहे थे। लेकिन अभी वहां पे जो है वो 5 से 10 लाख है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ये जो डायमंड बोर्स है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट है और वो बहुत सारे जो एकड़ में फैला हुआ है। और वो जो कंपनी लगी है, तो मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया भी है, द हिंदू के न्यूज में वो बहुत बड़ा सा आर्टिकल आया था और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है बहुत डिटेल वे में। तो अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो डायमंड बोर्स बना है और उसी टाइम और उसी दिन वहां पे गुजरात में न्यू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना था, क्योंकि वहां पे और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि पहले वहां पे 3,000 पीपल है ना वो एक टाइम पे फ्लो कर पाते थे, लेकिन अभी 5,000 पीपल है ना 1 आवर में वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसका कैपेसिटी भी इन्हांस कर दिया गया है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं, देखते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ है वो देखते हैं। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20, और ये इफेक्टिव कब तक है, 2021 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये लाने का, न्यूट्रलाइज द टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो सफर कर रहे हैं एक्सपोर्टेड गुड्स पे, विच आर अदरवाइज नॉट क्रेडिटेड और रेमिटेड और रिफंडेड, कि ये ड्यूटीज तो लग जाती है, लेकिन इफ इन केस अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ये जो पैसा है ना वो क्रेडिट नहीं किया जाता था और ना ही रिफंड किया जाता था। तो जितने भी एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं और जो कंपनी है या तो उनको बहुत घाटा होता था। तो इसीलिए ये प्रोवाइड किया गया है मैकेनिज्म कि वो रीइंबर्समेंट करे टैक्सेस का, ड्यूटीज का, और ये जो लेवीज है जो छूट मिलता है और ये सारी चीजों पे भी वर्क करे। और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट को। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल, ये टीडीएस ऑन ई कॉमर्स है। अब ये न्यूज में क्यों है, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो क्लैरिफाइड द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस है ई कॉमर्स का जो ऑपरेट किया जाता है, और ये एप्लीकेबल है किसके लिए, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर मॉडल फ्रेमवर्क सच एज ओएनडीसी। तो देखते हैं, ये जो इनकम टैक्स हो गया एक्ट 1961 जो मैंडेट है किसके लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। और ये क्या करता है, डिडक्ट करता है 1% टीडीएस, ये टोटल जो है सेल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए जो फैसिलिटेड है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी है, और जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या बहुत सारे जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ से विंडो शॉपिंग होती है, तो ये सारी चीजें वहां पे अप्लाई होती है। अब ये ओएनडीसी जो है उसका एम क्या है, प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एसेस एस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल नेटवर्क। तो ये डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और ये इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट इन 2021। तो ये कंपनीज एक्ट में आता है। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो क्यूसीआई है वो, और प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आर इट्स फाउंडिंग मेंबर। तो इसी के द्वारा ये फाउंड किया गया है। अब देखते हैं ये कुड़िल आइलैंड क्यों न्यूज पे है। तो अभी रिसेंटली वहां पे अर्थक्वेक हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 6.3, जो रिचर स्केल पे ये मेजर किया गया है कुड़िल आइलैंड में। और ये जो कुड़िल आइलैंड है वो आर्कीपेलेगो है दैट एक्सटेंड फ्रॉम ये जो कामचाटका पेनिनसुला जो रशिया में और होकाइडो आइलैंड जो जापान में वहां तक फैला हुआ है। और ये आर्कीपेलागो क्या होता है, आर्कीपेलागो बोलते हैं जो बंच जो होता है आइलैंड का, मतलब एक झुंड में आइलैंड है उसी को आर्कीपेलागो बोलते हैं।
और ये सेपरेट द सी ऑफ ऑक्शोतक फ्रॉम पैसिफिक ओशियन, तो वो सेपरेट करता है। अब देखते हैं मेनी ऑफ इट्स आइलैंड आर जियोलॉजिकली एक्टिव। जियोलॉजिकली एक्टिव कहने का मतलब कि वहां पे जो है ये अर्थक्वेक आते ही रहता है और वो एक्टिव है, मतलब वहां पे वोल्केनो आने का भी चांस है और ये सब। तो ये जो रशिया एंड जापान बोथ एसर्ट सोवेरेनिटी ओवर 4 आइलैंड, कि वो दोनों ही ये सोवर्निटी दिखाते हैं ये 4 आइलैंड पे, जो रेफर किया गया है एज द नॉर्दर्न टेरिटरीज इन जापान एंड साउथ कुरिल इन रशिया। तो हम लोग इसके मैप को देख लेते हैं। तो जैसे ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है नोन एज नॉर्दर्न टेरिटरी बाय जापान। अब ये देखते हैं सी ऑफ जापान है यहाँ पे, और यहाँ पे जापान पाया जाता है। ये होकाइडो हो गया, और ये हेबोमई आइलैंड, ये सिकोटन, और ये कुनाशीर, और इटुरुप, और इटोरोफी, और ये सी ऑफ ऑक्शो तक है। और ये हो गया, ये पूरा जो रीजन है ये कुरील आइलैंड है पूरा, क्योंकि इसीलिए इसको यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, इसीलिए यहाँ पे आर्कीपेलागो बोला जा रहा है। और ये कमचटका पेनिनसुला है ये। और पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी रीजन जो 3 साइड से, ये दिस साइड एंड दिस साइड की 3 साइड से जब ये वाटर से घिरा होता है तो उस रीजन को पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, और ये मैच्योर्ड आइलैंड है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ये मैप में भी आप जाके खुद से आप देख सकते हैं, और खुद से आप प्लीज आप मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार सुनिएगा अच्छे से एंड खुद से आप रीड कीजिएगा, तभी जाके ये फ्रूटफुल होगा। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है कहाँ पे, ये जो POWDS में। तो रिजर्वेशन जो है वो ऑर्डर किया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज शुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन अप टू लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रुप ए पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल ग्रुप ए में वो बात की जा रही है कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा, और ये इफेक्टिव कब से होगा, जून 2016 से ही। लेकिन ये जो डिसीजन फॉलो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो रूल किया जा रहा है, और ये केस कौन सा है, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। और ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 34 ऑफ द राइट ऑफ ये जो पीपल विद डिसेबिलिटीज 2016 में जो मैंडेट करता है कि मिनिमम 4% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए जो भी पर्सन है, और वो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनकी। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया है कि 4% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। और ये जो सेक्शन 32 है वो इस एक्ट को इंश्योर करता है कि नॉट लेस देन 5% रिजर्वेशन फॉर सच इंडिविजुअल इन ऑल गवर्नमेंट और एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो मिनिमम उनको 5% तो मिलना ही चाहिए, और उससे कम नहीं मिलना चाहिए। और ये जो है ना एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन में भी उन्हें छूट मिलेगा। और ये जो जितने भी जो रिजर्वेशन होता है एजुकेशन में या फिर गवर्नमेंट में, तो ये सारी चीजें कौन सी केस है उसके लिए, ये जो इंदिरा सोहनी जजमेंट है। तो इंदिरा ये जो सोहनी जजमेंट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कब आया था, 1992 में। तो अगर कहीं भी रिजर्वेशन की बात चलती है, छूट की बात चलती है, तो इंदिरा सोहनी जजमेंट के रिगार्डिंग ही बात चलती है। अब देखते हैं ये जो पर्सनालिटी एंड न्यूज, ये जो स्वामी श्रद्धानंद है, इनका ये कब से टेन्योर था, 1856 से लेके 1926 तक। तो इनके बारे में क्यों है ये न्यूज में, ये बॉन्ड किए थे पंजाब के जलंधर में, और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ये मुंशी राम, और जो पॉपुलरली नोन एज स्वामी श्रद्धानंद। और ये प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, क्योंकि इन्होंने सोशल के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। एंड इन 1882 में इन्होंने आर्य समाज बनाया था, और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था 1917 में। और फिर उसके बाद ये जो फॉलो क्या करते थे, ये जो सिज्म होता है आर्य समाज में, आर्य समाज में क्या होता है कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उस जाति को अलग रख के अपना एक अलग समाज बनाना, तो उसको सिज्म बोलते हैं। और ये ग्रुप लेड टू हिम एस्टैब्लिश्ड गुरुकुला एट हरिद्वार, और 1902 में ये बनाया गया था। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंटी रॉलेट एक्ट में भी, और ये ऑर्गेनाइज्ड भी किया था इन्होंने दिल्ली
सुधार सभा में। और ये अपलिफ्टमेंट किसके लिए था? जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उस समय, उनके लिए काम करते थे। और जो भी ये जो ऑप्रेस्ड क्लास के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये उनको अलग रख दिया जाता था, तो उन सारे को मिला के इन्होंने आर्य समाज में डाल दिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि इनका गांधी जी के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था इसीलिए। और इन्होंने ये जो टू डेलीज भी फाउंड किया था, जैसे उर्दू तेज एंड हिंदी अर्जुन, तो ये भी उन्होंने फाउंड किया था। और ये इनका वैल्यूज किस पे बेस्ड था? पैट्रियोटिज्म पे, एम्पैथी पे एंड टॉलरेंस में। और इनका टॉलरेंस कहने का क्या मतलब कि जितने भी कास्ट और रिलीजन है उनके टुवर्ड्स टॉलरेंट रहे, तो किसी के भी टुवर्ड्स ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। तो ये सारे आर्टिकल हो गए, वी हैव डिस्कस्ड थॉरोली एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ये जो व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो ये ऑप्शन है जो आपको बताना है। एंड आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कल इसका आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड ये डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, तो आप ये देखिए, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। Consider the following statement regarding indicator species कि it is any biological species that defines a trait of characteristics of environment, or only microorganism act as indicator species in an ecosystem. Lichen is an example of indicator species, तो इसका क्या होगा? वन ओनली, टू ओनली, ऑल थ्री, नन, तो ये आप बताएंगे। And then consider the following statement with reference to parallel government set up in Maharashtra during the India movement. So it took upon social reforms by inviting untouchables to marriages or set up local code for dispensation of justice. Or government was brutally dismissed by the British and lasted only for 6 months. तो ये भी ऑप्शन है, आप इसका भी आंसर बताएंगे। And the fifth one is which of the following is known as a graveyard of RBC? तो ये स्प्लीन, बोन मैरो, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? तो वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो आप लोग प्लीज इसको देखिए एंड इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करते जाऊंगे प्रीलिम्स तक, और प्रीलिम्स तक हम लोग बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके होंगे, बहुत सारे जो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर चुके होंगे, तो आपका होल एंड सोल बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप इसको देखिए, पढ़िए, और इसका पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से इसको थोरो आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड इस कम्युनिटी को, जो इंडीड आईएएस की कम्युनिटी है, आप उसको आगे बढ़ाइए सो दैट मैं लाइव क्लासेस ले सकूं, और जितने भी जीएस की जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो सब हम लाइव क्लास में डिस्कस करें और लाइव क्लास लेकर के इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, ताकि हम लोग अच्छे से जितने भी जो डाउट है या फिर जो भी कंफ्यूजन है या फिर कौन सा टॉपिक पहले लेना है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा एट ए टाइम ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू।